राधे राधे मित्रों, रोचक व रोमांच से भरी कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, यहाँ पर मैं सिंहासन 32वीं की 32वीं पुतली रानी रूपवती की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। 32वीं पुतली रानी रूपवती ने राजा भोज को सिंहासन पर बैठने की कोई रुचि नहीं दिखाते तो उसे अचरज हुआ। उसने जानना चाहा कि राजा भोज ने आज पहले वाली व्यग्रता क्यों नहीं है। राजा भोज ने कहा कि राजा विक्रमादित्य के देवताओं वाले गुण की कथाएं सुनकर उन्हें ऐसा लगता है कि इतनी विशेषताएं एक मनुष्य में असंभव हैं और मानते हैं कि उनमें बहुत सारी कमियां हैं। अतः उन्होंने सोचा कि सिंहासन को फिर वैसे ही उस स्थान पर गड़वा देंगे जहां से इसे निकाला गया है। राजा भोज का इतना बोलना था कि सारी पुतलियां अपनी रानियों के पास आ गई। उन्होंने हर्षित होकर राजा भोज को उनके निर्णय के लिए धन्यवाद दिया। पुतलियों ने उन्हें बताया कि आज से वे मुक्त हो गई। आज से यह सिंहासन बिना पुतलियों का हो जाएगा। उन्होंने राजा भोज को विक्रमादित्य के गुणों का आंशिक स्वामी होना बतलाया और कहा कि इसी योग्यता के चलते उन्हें इस सिंहासन के दर्शन हो पाए। उन्होंने यह भी बताया कि आज से इस सिंहासन की आभा कम पड़ जाएगी और धरती की सारी चीज़ों की तरह इसे भी पुराना पड़कर नष्ट होने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इतना कहकर उन पुतलियों ने राजा से विदा ली और आकाश की ओर उड़ गई। पलक झपकते ही सारी की सारी पुतलियां आकाश में विलीन हो गई। पुतलियों के जाने के बाद राजा भोज ने कर्मचारियों को बुलवाया तथा गड्ढा खुदवाने का निर्देश दिया। जब मजदूर बुलवाकर गड्ढा खोद डाला गया तो वेद मंत्रों का पाठ कराकर पूरी प्रजा की उपस्थिति में सिंहासन को गड्ढे में दबवा दिया। मिट्टी डालकर फिर वैसा ही टीला निर्मित करवाया जैसा जिस पर बैठकर चरवाहा अपने फैसले देता था। लेकिन नया टीला वह चमत्कार नहीं दिखा सका जो पुराने वाले टीले में था। उपसंहार। कुछ विभिन्नताओं के साथ हर लोकप्रिय संस्कार में उपसंहार के रूप में एक कथा और मिलती है। उसमें सिंहासन के साथ पुनः दबवाने के बाद क्या गुजरा वह वर्णित है। आधिकारिक सांस्कृतिक संस्करण में यह उपसंहार रूपी कथा नहीं भी मिल सकती है, मगर जनसाधारण में काफ़ी प्रचलित है। कई साल बीत गए, वह टीला इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि सुदूर जगहों से लोग उसे देखने आते। सभी को पता था कि इस टीले के नीचे अलौकिक गुणों वाला सिंहासन दबा पड़ा है। एक दिन चोरों के एक गिरोह ने फैसला किया कि उस सिंहासन को निकालकर उसके टुकड़े टुकड़े करके बेच देना चाहिए। उन्होंने टीले से मीलों पहले एक गड्ढा खोदा और कई महीनों की मेहनत के बाद सुरंग खोदकर उस सिंहासन तक पहुँचे। सिंहासन को सुरंग से बाहर लाकर एक निर्जन स्थान पर उन्होंने हथौड़ों के प्रहार से उसे तोड़ना चाहा। चोट पड़ते ही ऐसी भयानक चिंगारी निकलती कि तोड़ने वाले को जलाने लगती थी। सिंहासन में इतने सारे बहुमूल्य रत्न मणिक जड़े हुए थे कि चोर उन्हें सिंहासन से अलग करने का मोह नहीं त्याग रहे थे। सिंहासन पूरी तरह सोने से निर्मित था, इसलिए चोरों को लगता था कि सारा सोना बेच देने पर भी कई हजार स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी और उनके पास इतना अधिक धन जमा हो जाएगा कि उनके परिवार में कई पुरखों तक किसी को भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वे सारा दिन प्रयास करते, मगर उनके प्रहारों से सिंहासन की रत्ती भर भी क्षति नहीं पहुंची। उल्टे उनके हाथ चिंगारियों से झुलस गए और चिंगारियों को बार बार देखने से उनकी आंखें दुखने लगी। वे थक कर बैठ गए और सोचते सोचते एक नतीजे पर पहुँचे कि सिंहासन भूतहा है। भूतहा होने के कारण ही राजा भोज ने इसे अपने उपयोग के लिए नहीं रखा। महल में इसे रखकर जरूर ही उन्हें कुछ परेशानी हुई होगी, तभी उन्होंने ऐसे मूल्यवान सिंहासन को दोबारा ज़मीन में दबवा दिया। वे इसका मोह राजा भोज की तरह ही त्यागने की सोच रहे थे। तभी उनका मुखिया बोला कि सिंहासन को तोड़ना नहीं जा सकता, पर उसे इसी अवस्था में उठाकर दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। चोरों ने उस सिंहासन को अच्छी तरह से कपड़े में लपेट लिया और उस स्थान से दूर किसी अन्य राज्य में उसे उसी रूप में ले जाने का फैसला कर लिया। वे सिंहासन को लेकर कुछ महीनों की यात्रा के बाद दक्षिण के एक राज्य में पहुँचे। वहाँ किसी को उस सिंहासन के बारे में कुछ पता नहीं था। उन्होंने जोहरियों का वेश धरकर उस राज्य में राजा से मिलने की तैयारी की। उन्होंने राजा को वह रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन दिखाते हुए कहा कि वे बहुत दूर के रहने वाले हैं तथा उन्होंने अपना सारा धन लगाकर यह सिंहासन तैयार करवाया है। राजा ने उस सिंहासन की शुद्धता की जांच कर अपने राज्य के बड़े बड़े सुनारों और जोहरों से करवाई।
सबने उस सिंहासन की सुंदरता और शुद्धता की तारीफ करते हुए राजा को वह सिंहासन खरीद लेने की सलाह दी। राजा ने चोरों को उसका मुंह मांगा मूल्य दिया और सिंहासन पर बैठने के लिए सिंहासन अपने बैठने के लिए ले लिया। जब वह सिंहासन दरबार में लगाया गया तो सारा दरबार अलौकिक रोशनी से जगमगाने लगा। उसने हीरे जड़े और मणिक्यों से बड़ी मनमोहक आभा निकल रही थी। राजा का मन भी ऐसे सिंहासन को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ। शुभ मुहूर्त देखकर राजा को सिंहासन की पूजा विद्वान पंडितों से करवाई और सिंहासन पर नित्य बैठने लगा। सिंहासन की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। बहुत दूर दूर से राजा उस सिंहासन को देखने के लिए आने लगे। सभी आने वाले उस राजा के भाग्य को धन्य कहते, क्योंकि उसे ऐसा अद्भुत सिंहासन पर बैठने का अवसर मिला था। धीरे धीरे वह प्रसिद्ध राजा भोज के राज्य तक पहुंची। सिंहासन का वर्णन सुनकर उनको लगा कि कहीं विक्रमादित्य का सिंहासन न हो। उन्होंने तत्काल अपने कर्मचारियों को बुलाकर विचार विमर्श किया और मजदूर बुलाकर टीले को फिर से खुदवाया। खुदवाने पर उनकी शंका सत्य निकली और सुरंग देखकर उन्हें पता चल गया कि चोरों ने वह सिंहासन चुरा लिया। अब उन्हें यह आश्चर्य हुआ कि राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर आरूढ़ कैसे हो गया। क्या वह सचमुच राजा विक्रमादित्य के समकक्ष गुणों वाला था? उन्होंने कुछ कर्मचारियों को लेकर उस राज्य में जाकर सब कुछ देखने का फैसला किया। काफ़ी दिनों की यात्रा के बाद वहां पहुंचे तो उस राजा से मिलने उनके दरबार पहुंचे। उस राजा ने उनका पूरा सत्कार किया तथा उनके आने का प्रयोजन पूछा। राजा भोज ने उन्हें सिंहासन के बारे में राजा को सब कुछ बताया। उस राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि उन्हें सिंहासन पर बैठने में कोई परेशानी नहीं हुई। राजा भोज ने ज्योतिषियों और पंडितों से विमर्श किया तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हो सकता है कि सिंहासन अब अपना चमत्कार खो चुका हो। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि सिंहासन अब सोने का न हो तथा रत्न माणिक के कांच के टुकड़े मात्र हों। उस राजा ने जब ऐसा सुना तो उन्होंने यह असंभव है, चोरों ने उसे खरीदने से पहले पूरी जांच करवाई थी। लेकिन जब जौहरियों ने फिर से उसकी जांच की तो उन्हें घोर आश्चर्य हुआ। सिंहासन की चमक फीकी पड़ गई थी तथा वह एकदम पीतल का हो गया था। रत्न माणिक्य की जगह कांच के रंगीन टुकड़े थे। सिंहासन पर बैठने वाला राजा को भी बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपने ज्योतिषियों और पंडितों से सलाह की तथा उन्हें गणना करने को कहा। उन्होंने काफ़ी अध्ययन करने के बाद कहा कि यह चमत्कारिक सिंहासन अब मृत हो गया है, इसे अपवित्र कर दिया गया और इसका प्रभाव जाता रहा। उन्होंने कहा अब इस मृत सिंहासन का शास्त्रोक्त विधि से अंतिम संस्कार कर दिया जाना चाहिए, इसे जल में प्रवाहित कर दिया जाना चाहिए। उस राजा ने तत्काल अपने कर्मचारियों को बुलाया और तथा मजदूर बुलाकर मंत्रोच्चारण के बीच उस सिंहासन को कावेरी नदी में प्रवाहित कर दिया। समय बीतता रहा, वह सिंहासन इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया। लोक कथाओं और जनश्रुतियों में उसकी चर्चा होती रही। अनेक राजाओं ने विक्रमादित्य का सिंहासन प्राप्त करने के लिए कालांतर में एक से बढ़कर एक गोताखोरों को तैनात किया और कावेरी नदी को छान मारा, मगर आज तक उसकी झलक किसी को नहीं मिल पाई। लोगों को विश्वास है कि आज भी विक्रमादित्य की सी खूबियों वाला अगर कोई शासक हो तो वह सिंहासन अपनी सारी विशेषताओं और चमक के साथ बाहर आ जाएगा। तो मित्रों, यह सिंहासन 32वीं पुतली रानी रूपवती की कहानी थी। सिंहासन 32 की सभी कथाएं राजा विक्रमादित्य से प्रेरित हैं। उनके दान, उनकी वीरता की गाथाएं सुनाती हैं कि वे कितने दानवीर, कितने अच्छे शासक थे, अपनी प्रजा का कितना ख्याल रखते थे। तो मित्रों, उनके अंदर जो गुण बताए गए हैं वह बहुत ही असंभव गुण हैं कि एक राजा के अंदर इतने अच्छे गुण हो सकते हैं। तभी उन्हें इंद्र के समान माना गया है कि इंद्र देव भी उनका सम्मान करते थे। मित्रों, इस प्रकार की रोचक व रोमांच से भरी कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे मित्रों। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।